वेलकम टू द SCS एकेडमी। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अनुसूचियाँ होती क्या है। तो आज हमारा विषय वही है कि अनुसूची क्या होती है, क्यों जोड़ी गई अनुसूचियाँ संविधान में, इनकी संख्या कितनी है और जो बढ़ोतरी हुई है मूल संविधान से आज जितनी अनुसूचियाँ हैं वो कब की गई है वो भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो हमारा समझने की बात है वो है अनुसूचियाँ होती क्या है। तो संविधान के अंत में डाली गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी अनुच्छेद या अन्य प्रावधान की व्याख्या करती है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है व्याख्या। आपने देखा होगा कि संविधान की तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ के प्रावधान है। शपथ दी हुई है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, तो उनकी जो शपथ का जो वर्णन है, चाहे हाई कोर्ट के जज की हो या सुप्रीम कोर्ट के जज की हो, तो उन शपथ को क्या संविधान के अनुच्छेद में ही लिखा जा सकता था। तो उससे क्या है, संविधान में काफ़ी जटिलता आ जाती। तो ऐसे विषय जिनकी व्याख्या की ज़रूरत पड़ती थी संविधान विशेषज्ञों को, इसके लिए उन्होंने संविधान के अंत में एक अनुसूचियों का प्रावधान कर दिया कि वो अनुसूची किसी एक विषय विशेष से संबंधित होगी और उस विषय विशेष का व्याख्या उस अनुसूची में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि शपथ संबंधी प्रावधान हमने देखे, तो वो तीसरी अनुसूची में आपको अगर शपथ संबंधी प्रावधान की व्याख्या देखना है कि कौन किसी शपथ के का क्या स्वरूप है, तो आप तीसरी अनुसूची पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह संविधान के अंत में डाली गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी अनुच्छेद या अन्य प्रावधान की व्याख्या करती है, यह हमने आसानी से समझा कि अनुसूची क्या है। अब अनुसूचियाँ शामिल क्यों की गई। हमने देखा कि किसी भी प्रावधान की व्याख्या की ज़रूरत पड़ती थी संविधान विशेषज्ञों को, तो उसके लिए उन्होंने अनुसूची का एक अंश संविधान के अंत में जोड़ा। अगर इन अनुसूचियों को न जोड़ते हुए संविधान के अनुच्छेदों के क्रम में ही हम उन अनुसूचियों से संबंधित प्रावधान को जोड़ते, तो एक तो संविधान का आकार और बड़ा हो जाता। हालांकि अनुसूचियाँ संविधान का अंग ही है, तो संविधान में बड़ा तो क्या संविधान जो है अवैज्ञानिकता बहुत अधिक आ जाती। संविधान को समझने में एक जटिलता आ जाती, काफ़ी कठिन होता। फिर संविधान में क्रमबद्धता का अभाव हो जाता। एक वैज्ञानिक शैली जो होती है कि हमने जैसे कि कल के लेक्चर में देखा था कि संविधान, फिर संविधान में भाग, तो इस तरीके से जो क्रम चलता है अनुच्छेद में परंतु मतलब क्लॉज, उप परंतु यानी सब क्लॉज, तो ये एक संविधान का क्या है, एक वैज्ञानिक तरीके से हमने संविधान के जो प्रावधान करने थे संविधान विशेषज्ञों को उनको बांटा। उसी तरीके से एक विषय विशेष पे अगर व्याख्या की ज़रूरत है तो उसको हम अनुच्छेदों में न लेते हुए एक अलग से एक पार्ट में लिखते हैं, ताकि जब भी उस विषय विशेषज्ञ की अगर व्याख्या की ज़रूरत होगी तो हम अनुसूची को देख लेंगे। तो इससे अवैज्ञानिकता नहीं आई, और अगर हम अनुसूची को नहीं जोड़ते तो अवैज्ञानिकता आ जाती, जटिलता बढ़ जाती, और एक संविधान अन्य देश के विशेषज्ञ या संविधान विशेषज्ञ भी संविधान को पढ़ने में जटिलता या कठिन महसूस करते कि संविधान में वैज्ञानिकता का अभाव है। तो इसलिए अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों, फिर अब सवाल उठता है कि संविधान में अनुसूचियाँ हैं कितनी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और धीरे धीरे वर्तमान में संशोधन होते हुए आज जो अनुसूचियों की कुल संख्या है वो है 12। तो वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12। वो कब जोड़ी गई ये हम देख लेते हैं। तो 8 से 12 अनुसूचियों का क्रम हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चूँकि 8 अनुसूचियाँ तो मूल संविधान में थी ही, नवी अनुसूची जो न्यायिक संरक्षण प्रदान करती है, मतलब किसी भी कानून को यदि संसद के द्वारा
नवी अनुसूची में डाल दिया जाता तो वह न्यायिक जुडिशल रिव्यू यानी न्यायिक उस पे जुडिशल रिव्यू संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते थे। अर्थात न्यायिक समीक्षा से उसे एक छुटकारा मिल जाता था या न्यायिक समीक्षा उस कानून पर संभव नहीं हो पाती थी। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो कार्यपालिका ने उन कानूनों को जो नवी अनुसूची में शामिल किए उनको न्यायिक समीक्षा से दूर कर दिया गया। अर्थात न्यायपालिका को इस अधिकार से अलग कर दिया गया कि वो उनकी संवैधानिकता को जांच कर सकें। इसके लिए नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। और आप इस बात का महत्व समझें कि पहला ही संशोधन 1951 में करते हुए नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। ये पहला संविधान संशोधन है दोस्तों, 1951 में हुआ और नवी अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया, जिसमें ये प्रावधान किए गए कि नवी अनुसूची में शामिल किया जाने वाला कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रहेगा। हालांकि बाद में न्यायपालिका ने इस मत को पलट दिया और न्यायपालिका नवी अनुसूची में शामिल कानूनों का भी न्यायिक सर्वेक्षण कर सकती है। तो इस तरीके से नवी अनुसूची जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 1985 तक आते आते काफ़ी जो विधायक होते थे, जो सांसद होते थे, वो काफ़ी एक दिन इस पार्टी में अगले दिन उस पार्टी में, तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग। विधायकों की जो खरीद फरोख्त होती है उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इससे क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता बहुत बढ़ जाती थी। तो उसी को समाप्त करने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया और उसे संविधान में 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। और इससे संबंधित जो भी प्रावधान अगर आपको पढ़ना है तो आप 10वीं अनुसूची में पढ़ो। तो इसलिए एक अनुसूची पृथक करके संविधान में दल बदल विरोधी कानून को लाकर 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि 9 हो गया, 10 हो गया। अब 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज संबंधी प्रावधान दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए और उसमें 29 विषय शामिल है। इसी तरीके से जो 12वीं अनुसूची है वो नगरीय निकाय के प्रशासन और उसके संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है और वह 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें 18 विषय हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मूल संविधान से वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 कब और क्यों और उसमें क्या प्रावधान किए गए, तीनों चीज़ों को हमने देखा। अब हम देखते हैं पहली अनुसूची में क्या प्रावधान है। पहली अनुसूची में दोस्तों राज्य का नाम और उसका क्षेत्र दिया गया है। मतलब हमने जैसे कहा था कि वैज्ञानिकता के लिए संविधान विशेषज्ञों ने अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया। हमें व्याख्या की ज़रूरत पड़ती थी, तो जितने भी राज्य थे और उन राज्यों का क्या राज्य क्षेत्र है, इसको हमने पहली अनुसूची में जगह दी। तो जैसे संविधान के समय संयुक्त राज्य, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य बनते गए, जैसे तेलंगाना बना 2014 में, तो उसको फिर शामिल किया गया पहली अनुसूची में। तो इस तरीके से उस राज्य का क्या क्षेत्र है, इन सब चीज़ों की जो व्याख्या आपको पहली अनुसूची में मिलेगी। जो एग्ज़ाम के लिए हमारे बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि पहली अनुसूची में क्या है। ऐसे ही केंद्र शासित क्षेत्र जो है उनका और उनका विस्तार क्या है, इससे संबंधित प्रावधान जो है पहली अनुसूची में हमें देखने को मिलते हैं। और महत्वपूर्ण बात, संविधान से कौन से अनुच्छेद इस पहली अनुसूची से संबंधित है, तो पहला और चौथा अनुच्छेद, क्योंकि 2 और 3 में तो राज्यों के निर्माण या फिर राज्यों के एक नए राज्य की स्थापना संबंधित संसद की शक्ति है। तो पहला जो है इंडिया डेट इज़ भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा।
इससे संबंधित पहला अनुच्छेद है और चौथा अनुच्छेद इन क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं और पहली अनुसूची संबंधित प्रावधान है। दूसरी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, राज्य में गवर्नर है, या लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। फिर यहाँ पर जो लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, इनसे संबंधित जो परिलब्धियां हैं, जो भत्ते हैं और विशेषाधिकार हैं, इनसे संबंधित व्याख्या आपको दूसरी अनुसूची में देखने को मिलेगी। तो जो इनसे संबंधित, इन पदों संबंधित जो भत्ते हैं, विशेष अधिकार इन लोगों के क्या हैं, ये संवैधानिक पद है सभी, और परिलब्धियां जो हैं उनको दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद संविधान में है वो है 59, 65, 75, 97, ये इस तरीके से ये सभी 148, 158, 164 ये सभी अनुच्छेद इन प्रावधानों से संबंध रखते हैं। तीसरी अनुसूची हम देखते हैं दोस्तों। तीन शब्द, और तीसरी अनुसूची में शपथ है। शपथ में भी कितने शब्द है? 3 शब्द है। तो आप इसे याद रखें, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान है। ओथ, शपथ को अंग्रेजी में ओथ बोलते हैं, प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन। प्रतिज्ञान का अर्थ निश्चयपूर्वक कथन या अभिवचन या पुष्टिकरण होता है। इसमें जितने भी पद हैं, यूनियन जो केंद्र मंत्री है, राज्य मंत्री है, सांसद है, न्यायाधीश है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वो जब पद ग्रहण करते हैं तो किस तरीके की शपथ ली जाती है, उसका जो पूरा ब्यौरा दिया गया है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। उनकी शपथ का क्या स्वरूप होगा, इसका उल्लेख हमें तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो इस तरह हमने देखी तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है दोस्तों, वो सीटों के आवंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीटों के आवंटन। सीटों का आवंटन किसके लिए? राज्यसभा में और केंद्र शासित प्रदेश में। राज्यसभा में कौन से राज्य की कितनी सीटें आवंटित होगी, उससे संबंधित जो व्याख्या है वो चौथी अनुसूची में शामिल की गई है। तो हमने देखा पहली अनुसूची राज्य के नाम, उनका क्षेत्र। दूसरी अनुसूची हमने देखी जिसमें हमने देखा, एक बार आप देख लीजिए, राज्य का नाम, क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और प्रदेश। दूसरी अनुसूची में हमने परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार देखे। तीसरी अनुसूची में हमने शपथ को इस तरीके से याद किया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और इस तरीके से बाकी की अनुसूचियों का हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप